Today we will talk about objects and classes. Each object have a class. So each object have three things which are identity, state and behavior. आइडेंटिटी हर ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक होगी जिसके जरिए वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक स्टेट होगी जिनकी कुछ वैल्यूज होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी कुछ वैल्यूज होंगे और अपना कोई ना कोई बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। वो उस बिहेवियर आप उस चीज को भी कह सकते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, उस चीज को भी आप बिहेवियर कह सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होंगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसके जरिए वो एक्सेस किया जा सकेगा, आइडेंटिफाई किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। उसकी स्टेट होगी, स्टेट का मतलब वेरिएबल्स होंगे उसके पास, उन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी और बिहेवियर मतलब मेथड्स होंगे उनके पास। ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने इनमें से क्लासेस निकालनी है कि मेरी कौन कौन सी पॉसिबल क्लास बन सकती है तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है उसका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि इररेलेवेंट डिटेल्स की इनकी को निगलेक्ट करूंगा, रेलेवेंट डिटेल्स इकट्ठी करूंगा। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की रेलेवेंट चीजें इकट्ठी सेम होंगी यानी उनकी स्टेट सेम होंगी और उनके बिहेवियर सेम होंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स को मैंने फिर उनकी क्लासेस बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ह्यूमंस नजर आ रहे हैं। अब ह्यूमंस की जो स्टेट्स हैं और ह्यूमंस के जो बिहेवियर हैं वो जाहिर बात है सिमिलर है दूसरे ह्यूमंस के, तो मैं ह्यूमंस की एक क्लास बना लूंगा। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इसी तरह एनिमल्स हैं। तो मेरी इस पूरे डेटा में से तीन चीजें निकल आई, एक ह्यूमंस, एक थिंग्स और एक एनिमल्स। ये मेरी तीन पॉसिबल क्लासेस हैं। ये तीन पॉसिबल क्लासेस क्यों है? क्योंकि इनके स्टेट सेम है, इनकी इनके बिहेवियर सेम है। लेट मी एक्सप्लेन इट a little bit let me explain it a little bit। इसको मैं जरा थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे पास कुछ ह्यूमंस हैं जिनकी मैंने आपको बताया जिस तरह अब्स्ट्रक्शन है जो कि पहला पिलर है आपका, कि आपने सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स को यूज करना है और सारी इररेलेवेंट डिटेल्स को निग्लेक्ट कर देना है। तो इररेलेवेंट डिटेल्स को निग्लेक्ट कर देना है। तो मेरे पास इनकी दो स्टेट्स हैं जो कि मैंने यूज करनी है, उनका नाम और उनकी एज। ये सारी मेरे पास है इनकी स्टेट्स। इसी तरह इनके दो बिहेवियर्स हैं मेरे पास, ईच ऑफ देम कैन वॉक एंड ईच ऑफ देम कैन टॉक। सो इन ह्यूमंस को मैंने जब देखा कि ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉब का ऑब्जेक्ट है, एलिस है, मारिया, जून, एना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की स्टेट सिमिलर हैं, इनके बिहेवियर सिमिलर हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो इसकी एक क्लास बना देते हैं। सो देयर इज अ सिंटेक्स क्लास, सिंपल क्लास का वर्ड और उसके बाद कीवर्ड क्लास। उसके पास मेरे पास क्लास का नाम है ह्यूमन और उसके मेरे पास वेरिएबल्स हैं और उसके मेरे पास बिहेवियर्स हैं। वेरिएबल्स को मैंने कह दिया जितने वेरिएबल्स हैं वो इसकी स्टेट्स हैं और बिहेवियर्स जो हैं वो सारे मेथड्स हैं। तो मेरे पास एक क्लास के पास क्या चीजें आ गई, उसके पास उसकी स्टेट्स आ गई और उसके पास एक उसके बिहेवियर्स आ गई। यानी एक क्लास के पास दो चीजें होंगी, उसके पास उसके वेरिएबल्स होंगे और उसके पास उसके मेथड्स होंगे। मेथड्स के जरिए वो क्या करेगी, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है या अपने ऑब्जेक्ट्स की किसी की वैल्यू चेंज कर सकती है। जिस तरह अब यहाँ पे स्पीक का मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के जरिए इंटरेक्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट स्पीक के जरिए उसको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। इधर फंक्शन और मेथड में एक फर्क है। जब एक फंक्शन, एक सब प्रोग्राम आपका फाइल में अपीयर होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन जब एक सब प्रोग्राम आपका क्लास के अंदर आ जाएगा, एक फंक्शन आपका क्लास के अंदर आ जाएगा तो उसको हम मेथड बोलेंगे, क्योंकि अब वो फंक्शन ओपनली एक्सेसिबल नहीं है, वो अब क्लास का मेथड है। So there is a little bit difference between function and method. So it has two methods, walk and speak. So मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए सबसे पहले। उसके बाद उन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की सिमिलर स्टेट्स जो कि सारे कॉमन स्टेट्स हैं उनकी शेयर कर रहे हैं और उनके जो कॉमन बिहेवियर है उसको यूज करते हुए मैंने उसकी एक क्लास बना दी। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट देखें कि जो है क्लास ह्यूमन डजंट हैव इट्स एग्जिस्टेंस। क्लास ह्यूमन किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्लास ह्यूमन की स्टेट्स या बिहेवियर नहीं है। ये बॉब जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट है
उसकी बिहेवियर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होती हैं, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर। लेकिन क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट होता है जिसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं अपने ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ये नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ह्यूमन क्लास का, बॉब। सो अब इसकी ये जो बॉब नेम बॉब है, ये है इसकी आइडेंटिटी, और इसके जो स्टेट्स हैं वो उसका नेम और उसकी एज है, और जो इसकी एट्रीब्यूट्स बिहेवियर है वो वॉक और स्पीक। सो मेरे ये जो बॉब का ऑब्जेक्ट है इसके पास तीनों चीजें हैं। इट हैज इट्स नेम, इट हैज इट्स एट्रीब्यूट्स, इट हैज इट्स बिहेवियर्स। तो अभी तक हमने क्या कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में से हम अपनी क्लासेस निकालते हैं। और क्लास क्या है? वो सिर्फ एक टेम्पलेट है, एक डेफिनेशन है जिसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। क्लास की फिजिकल एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट है, और ऑब्जेक्ट एक फिजिकल थिंग है जिसके पास अपनी एक आइडेंटिटी है। क्लास के पास कभी भी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं होती, उसके पास सिर्फ अपना एक नेम होता है। और उस क्लास के जरिए आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं क्लास लेवल के ऊपर। सो दिस इज लेवल 1 ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करते हैं और उनकी एब्स्ट्रैक्शन कर देते हैं एक क्लास के तौर पे। लेट अस सी अ वीडियो। दिस इज अ ब्रिक क्लास एंड दिस इज अ ब्रिक ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक टेम्पलेट है जो कि है ब्रिक का, और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ब्रिक्स। ब्रिक का टेम्पलेट क्या कर रहा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर करके हमें दे रहा है, और ब्रिक्स जो है वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी स्टेट है, उनके अपने बिहेवियर है। लेकिन ये टेम्पलेट है जिससे ब्रिक्स बन रही हैं, इसकी अपनी आइडेंटिटी, स्टेट या बिहेवियर कोई नहीं है। सिर्फ ब्रिक जो कि हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। ये स्टेट थी इसकी मट्टी, जिसको हमने क्लास टेम्पलेट को दिया तो उसने उसको चेंज करके उसकी ब्रिक क्रिएट कर दी। सो दिस इज अ डायग्राम। आइडेंटिफाई द पॉज द वीडियो एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इट। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसमें से निकल सकते हैं। जैसे कि इसके पास बुक का एक क्लास निकल सकती है आपके पास, या आप अगर चाहें तो ये बूट और थिंग्स की क्लास बना लें, क्लोथ्स की क्लास बना लें। इट्स ऑल अप टू योर लॉजिक कि आपका आपके जो जो आप प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चाहिए। इट्स ऑल अप टू योर एब्स्ट्रैक्शन। सो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन इट, लाइक हैट। हैट की क्लास बन सकती है, बुक की क्लास बन सकती है, बूट्स की क्लास बन सकती है, बैग की क्लास बन सकती है, एंड ह्यूमन की क्लास बन सकती है, क्लोथ्स की क्लास बन सकती है। दिस बॉक्स also can be abstracted to a class. So it all depends upon your logic. Let us move towards our second principle, which is encapsulation. और अभी तक हमें पता लगा है कि ऑब्जेक्ट्स के पास तीन चीजें होती हैं, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर। सो आइडेंटिटी स्टेट को मैंने कह दिया कि वो हमारे पास डेटा है, और बिहेवियर्स को मैंने कह दिया मेथड्स को। अब इनकैप्सुलेशन का जो दूसरा प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि आपका डेटा हमेशा हमेशा एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड्स के जरिए। आपका डेटा ओपन नहीं पड़ा हुआ। अब आपका डेटा क्या है? इनकैप्सुलेटेड है, यानी कि आपके पास आपका डेटा है पहले जो कि ओपन पड़ा था। ओपन का मतलब है कि कोई भी उस फाइल को एक्सेस करके उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, या उस फाइल के अंदर कोई भी चीज उस फाइल के अंदर कोई भी चीज उस डाटा को एक्सेस कर सकती है, कोई भी मेथड उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी लाइन ऑफ कोड उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इनकैप्सुलेशन हमें बताती है कि आपका डाटा सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड के जरिए ही एक्सेस हो सकता है, ओपनली एक्सेस नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया? आपने अपना डाटा लिया, मेथड्स लिए, और उनको इनकैप्सुलेट कर दिया, इकट्ठा उनको एक कैप्सूल में बना दिया, बंद कर दिया। अब आपका डाटा और आपके मेथड एक कैप्सूल में बंद है। अगर किसी को आपका डाटा चाहिए तो वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अब हमने इम्प्लीमेंट करना है इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी जो भी वेरिएबल होता है या कोई मेथड होता है उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं।
हर एक्सेस मॉडिफायर का अपना एक खास लेवल होता है, वो उस लेवल तक उसकी एक्सेस को लिमिटेड कर देता है। जिस तरह प्राइवेट का जो है एक्सेस मॉडिफायर वो क्या करेगा, उसका स्कोप लिमिटेड कर देगा सिर्फ उस क्लास तक। तो जिस क्लास में जो चीज प्राइवेट डिक्लेयर होगी वो बस उस क्लास के अंदर एक्सेस होगी, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगी। इसी तरह पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपको कहीं पे भी दूसरी फाइल से भी आप अपना जो पब्लिक वाला मेथड है वो कॉल कर सकते हैं, दूसरी क्लास से भी अपना पब्लिक वाला मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो जब हमने इंकैप्सुलेशन की तो हमने कहा कि हमारा डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेथड्स के जरिए एक्सेस होगा, उसके अलावा वो किसी भी तरह एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमने इंकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए क्या किया, अपने डेटा को कर दिया हमने प्राइवेट। तो हमने इंकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए क्या किया, अपने डेटा को कर दिया प्राइवेट और अपने जो मेथड्स हैं वो हमने कर दिए पब्लिक। अब अगर किसी क्लास को मुझे मेरा मेरा डेटा चाहिए, उसको मतलब किसी भी फंक्शनैलिटी के तहत उसको मेरा डेटा चाहिए, तो वो अब क्लास क्या करेगी कि मेरे पब्लिक मेथड्स के जरिए रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि डेटा तो अब मेरा प्राइवेट है, अब इसको तो वो कोई भी बाहर वाली चीज एक्सेस नहीं कर सकती। तो अगर उसको वो डाटा चाहिए तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक मेथड्स के जरिए उस डाटा को एक्सेस कर सकती है। इसी तरह अगर मेरी क्लास को उस क्लास का कोई डाटा चाहिए तो वो भी ऐसे ही होगा कि उसके पब्लिक मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके प्राइवेट वेरिएबल मेथड्स या वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब बात ये होगी कि हमारा डाटा सिर्फ और सिर्फ हमारे मेथड्स के जरिए एक्सेस होगा। तो वो मेथड्स जिनके जरिए हम डाटा एक्सेस करते हैं, हमें बेसिकली डाटा के ऊपर दो मेजर ऑपरेशंस करने होते हैं। या तो उसकी वैल्यू चेंज हुई होती है तो उसको सेट करना होता है, अपडेट करना होता है नई वैल्यू पे, या तो उसकी वैल्यू चेक करनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इसे हम बोलते हैं सेटिंग और गेटिंग। मतलब कोई वैल्यू उसको सेट करनी है या कोई वैल्यू उसको गेट करनी है। तो हमारे पास इस तरह दो मेथड्स आ जाते हैं, सेटर और गेटर मेथड्स। सेटर और गेटर मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि डाटा के ऊपर लगाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो डाटा हम कर देते हैं प्राइवेट, तो सेटर और गेटर हमेशा हमारे क्या होंगे, पब्लिक। इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेटर की। सेटर हमेशा क्योंकि सेटर मेथड ऐसा मेथड होता है जो डाटा की वैल्यू सेट करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये हमेशा पब्लिक रहेगा और डाटा आपका हमेशा प्राइवेट रहेगा। सेटर मेथड चूंकि सिर्फ डेटा की वैल्यू सेट कर रहा होता है, इसलिए ये कभी भी कोई भी चीज वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये हमेशा वॉइड डिक्लेयर होगा और ये हमेशा पैरामीटर एक लेगा जो जो कि उस डेटा की वैल्यू के टाइप का होगा और उसको सेट कर देगा। अच्छा, इनकी एक नेमिंग कन्वेंशन है जिस कन्वेंशन के तहत हम सेटर मेथड्स को नेम देते हैं। कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल जो कोई भी वेरिएबल का अगर आपने सेटर मेथड लिखना है तो उसका आप नाम रखेंगे कि स्टार्ट करेंगे सेट और आगे उस वेरिएबल का नेम। जिस तरह अगर मेरे पास एक काउंटर का वेरिएबल है तो अगर इसका मैं सेटर मेथड लिखूंगा तो उसका नाम रखूंगा सेट काउंटर। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है ताकि अगर कोई तीसरा पर्सन भी आपके कोड को रीड कर रहा है तो रीडेबिलिटी आपको भी आसानी हो कि इसका सेट मेथड मैंने क्या लिखा था। तो एक आपको पता है कि सिर्फ सेट के साथ इस चीज को मैं सेट कर सकता हूँ और गेट के साथ इस चीज को मैं गेट कर सकता हूँ। अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि ये सेट काउंटर का नाम है और ये एक पैरामीटर इसने लिया हुआ है और इसकी क्लियर टाइप क्या होगी, वॉइड होगी। और ये पब्लिक होगा, पब्लिक वॉइड सेट काउंटर और आगे वो पैरामीटर। ऐसा नहीं होता कि सेटर मेथड आपका कभी कोई पैरामीटर ना ले, क्योंकि इसका तो काम ही सेट करना है। अगर इसने कोई पैरामीटर नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया, दिस इज नॉट अ सेटर मेथड। तो सेटर मेथड के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो फिर से सुन लें। उसे पब्लिक होना चाहिए, उसको वॉइड होना चाहिए और उसको एक पैरामीटर रिसीव करना चाहिए जिसकी टाइप सेम होगी जो कि आपकी डेटा की टाइप है, जिसके लिए वो सेटर मेथड है। तो इधर जो इंटीजर टाइप का मैंने लिया है तो इसका मतलब यह है कि मेरा काउंटर वेरिएबल जो है वो भी इंटीजर टाइप का होगा, वो करैक्टर या स्ट्रिंग टाइप का नहीं मैं लूंगा। अगली बार आगे जाते हैं, अब देखते हैं गेटर मेथड्स। तो गेटर मेथड्स क्या है कि ऐसे मेथड्स जो कि ये भी पब्लिक होंगे, जो कि आपको रिटर्न करेंगे कि जो वैल्यू होगी उस डाटा की।
अच्छा, getter methods return the value of the variable, so their return types is always the type of the variable. जिस तरह setter method के अंदर पैरामीटर हमेशा वेरिएबल टाइप का होगा, इसी तरह getter method के अंदर रिटर्न टाइप हमेशा वेरिएबल की टाइप होगी। गेटर मेथड्स कभी भी वॉइड नहीं होंगे और गेटर मेथड्स कभी भी कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट पैरामीटर्स होंगे और एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। सिंपल सा काम है। दे आर नेवर वॉइड। आपने ये चीजें याद रखनी है कि सेटल मेथड आपका वॉइड होगा और एक पैरामीटर लेगा जो कि डाटा की टाइप होगा। गेटर मेथड आपका वॉइड नहीं होगा, रिटर्न करेगा वो टाइप का, उस टाइप का वेरिएबल जो जिस टाइप की वेरिएबल का वो गेटर मेथड है, और कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो इसी तरह जिस तरह उनकी नेमिंग कन्वेंशन है, इसी तरह इसकी भी नेमिंग कन्वेंशन है, जिसके अंदर आप गेट के साथ आगे वो नेम लगा देते हैं। तो इसी तरह काउंटर का अगर लिखें तो वो क्या होगा, गेट काउंटर, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंटीजर गेट काउंटर, और कोई भी ये नहीं लेगा पैरामीटर। एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह हमने पहले ह्यूमन क्लास को डिस्कस किया। अगर ह्यूमन क्लास के ये दो मेरे पास दो वेरिएबल है, नेम और एज, इनके अगर मैं गेटर मेथड लिखूं तो वो कैसे होंगे। नेम का अगर एज का लिखें तो मैंने कहा ये सेटर मेथड है, ये वॉइड ही हमेशा डिक्लेयर होगा। और एज इंटीजर टाइप की थी तो ये भी इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर ले रहा है, और इसकी बॉडी बिल्कुल सेम है। अच्छा, इधर आपने पास स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू एज कर देते हैं, इसका मतलब होगा कि ए एज के बराबर हो जाएगा, जो कि गलत है। हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारा वेरिएबल था इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो ये एज इज इक्वल टू ए कर देना है। तो ये हमारा टोटल सेटल मेथड होगा। इससे ज्यादा सेटल मेथड में कोई चीज नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक पैरामीटर लेता है और उस पैरामीटर को इक्वल कर देता है उस पैरामीटर के जिसका वो सेटल मेथड है। इसी तरह इसी तरह अब हमारे पास एक गेटर मेथड है। गेटर मेथड मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा उसी टाइप की जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा। तो ये स्ट्रिंग टाइप का नेम का गेटर मेथड है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का था, तो गेटर मेथड भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। नेमिंग कन्वेंशन भी वही, गेट नेम। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब गेटर मेथड कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, तो ये देखिए सेटर मेथड जो है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है जो कि इंटीजर ए टाइप का, लेकिन आपका गेटर मेथड कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा और वो रिटर्न करवा रहा है आपको आपका नाम। इसी तरह तो इसके अलावा गेटर मेथड में कोई और चीज नहीं आएगी। सो सेटर मेथड सेटर मेथड वॉइड होगा, पैरामीटर लेगा उसी टाइप का जिस टाइप का वो वेरिएबल को सेट करा रहा है, और बॉडी के अंदर सिर्फ उस वेरिएबल को सेट करवा देगा उस वेरिएबल के जो उसका पैरामीटर था। इसी तरह गेटर मेथड क्या करेगा, एक वेरिएबल रिटर्न करवाएगा और कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। गेटर मेथड गेट और उसके बाद वेरिएबल का नेम, सेटर मेथड सेट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। गेटर मेथड की बॉडी सिंपल ये होगी, रिटर्न नेम, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। इसका हमें फायदा क्या होगा कि अब हमें पता है कि किस किस चीज ने हमारा सेट का मेथड कॉल किया और किस वेरिएबल ने हमारा गेट का मेथड कॉल किया। वैसे अगर कोई चीज अगर बगैर इनकैप्सुलेशन की कॉल करती तो हमें नहीं था पता कि हमारा डेटा किसने चेंज किया है, हमारा डेटा किसने एक्सेस किया। इस तरह अब हमें पता है कि किस चीज ने हमारा मेथड डेटा गेट किया और एक्सेस किया। और अगर हम इनके एक्सेस मॉडिफायर्स को मजीद चेंज कर दें तो मजीद रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं इसके ऊपर। आगे चलते हैं। नाउ हियर कम्स अ मेजर क्वेश्चंस कि हमें क्लासेस की जरूरत पड़ती क्यों है। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को मैप करना होता है अपनी कोडिंग के अंदर। तो देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल के जरिए कि हमें क्लासेस की जरूरत पड़ती ही क्यों है। फॉर एग्जांपल आप कोड कर रहे हैं और आपको एक बेबी को यूज करना है उस कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर आप एक नर्सरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक बेबी को रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है ये नर्सरी जो डील कर रही है सिर्फ तीन मेजर एट्रीब्यूट्स को डील कर रही है बेबी की, जो उसका नेम है, उसका जेंडर है और उसका वेट है। तो आपने उसको यूज कर लिया, आपने इन तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया और उसको अपने कोड में यूज कर लिया। अब नर्सरी में एक बेबी तो होगा नहीं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक और बेबी की जरूरत पड़ती है तो आपने इसी तरह उसको भी उसके भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। व्हाट इफ यू हैव अ डेविड 2, आपने फिर उसकी वेरिएबल डिक्लेयर करवाए।
अगर आपके पास 500 बेबीज हैं तो क्या आप 500 टाइम्स जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करवाएंगे, उनको इनिशियलाइज करवाएंगे और फिर उनके नाम अलग अलग याद रखेंगे हर वेरिएबल का? दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। क्लासेस क्या कहती हैं कि अब आपकी आपकी जो डेटा टाइप्स, फील्ड्स और आपके जो मेथड्स, बिहेवियर्स थे उसको आपने ग्रुप कर दिया और उसको उस चीज का नाम आपने रख दिया क्लास। अब क्लास फॉर एग्जांपल उन सारे ग्रुप को अकेले रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज अ सिंपल अ ग्रुप, आप इसको कह सकते हैं। तो देयर इज बेबी 1 एंड दे आर 496 मोर बेबीज। तो आपने इजीली क्लास के जरिए अपने 500 बेबीज को डिक्लेयर करवा दिया। इसी तरह अगर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप हॉस्पिटल के लिए कोड कर रहे हैं तो अब एक नर्सरी है, तो उस नर्सरी के अंदर आप सिंपल नर्स की क्लास बनाएंगे और इसी तरह आप नर्सेज को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब आप सिंपल क्या करेंगे, एक बेबी के रे ले लेंगे, एक नर्सेस के रे ले लेंगे और आपके 500 बेबीज या जितने भी आपने नर्सेस और बेबीज डिक्लेयर करवाने हैं वो इजीली एक रे के जरिए डिक्लेयर हो जाएंगे यूजिंग क्लासेस। रिपीट करता हूं कि आपने क्या था कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपको जरूरत पड़ती है चीजों को मैप करने की। तो अगर आपने बेबी से रिप्रेजेंट करनी है तो पुरानी अप्रोच क्या थी कि आप हर एक के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करवाते। लेकिन अब क्लासेस ने हमारा ये काम आसान कर दिया। उसने कहा कि आप जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं और सिमिलर फंक्शन जो हैं उनको ग्रुप कर दिया क्लास में, और आप बस सिर्फ आप क्लास डिक्लेयर करवाएंगे तो वो सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लास ही डिक्लेयर कर देगी, सारे मेथड्स भी और वेरिएबल्स भी और मेथड्स भी। तो अब आप इजीली जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स चाहें, एक क्लास को की टेम्पलेट को बनाने के बाद जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने नर्सिस के ऑब्जेक्ट करने हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं आप। आपने सिंपल एक अरे क्रिएट करनी है ऑब्जेक्ट्स की, एक अरे क्रिएट करनी है, तो जितने भी अरे आपकी क्रिएट होगी उतने ही आपके ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप डॉक्टर की करना चाहते हैं तो क्लासेस का आपका काम जो है वो बहुत इजी कर देती है। तो नाउ लेट अस सी कि आप क्लासेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है। तो अगर आपने अपनी बेबी की क्लास डिक्लेयर करनी है तो सबसे पहले आपका इधर एक्सेस मॉडिफायर आएगा जो कि बताएगा ये क्लास की कौन कौन इस क्लास को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद क्लास का कीवर्ड आएगा और ये क्लास का नेम होगा। नेमिंग कन्वेंशन ये है कि क्लास का नेम जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद आप जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे और उसके बाद जितने मेथड्स आएंगे आपके वो मेथड्स आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल क्लास की डेफिनेशन है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आएगा, उसके बाद क्लास का कीवर्ड, उसके बाद आपका क्लास का नेम, उसके बाद उसके वेरिएबल्स और उसके बाद उसके मेथड्स। तो ये देखें, ये क्लास की बॉडी थी। इस बॉडी के अंदर जिस तरह मैं आपको बार बार बता रहा हूं उसके पास सिर्फ अपने फील्ड्स और अपने मेथड्स होंगे। अब अगर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप सिंपल अपने एक न्यू कीवर्ड के जरिए क्लास का, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसको भी हम आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो आप सिंपल एक क्लासेस बेसिकली टाइप्स ही होती हैं, तो जिस तरह आप टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसी तरह क्लास, जिस क्लास की टाइप आपको चाहिए उस क्लास का नाम, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम, ये आपकी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है। उसके बाद आप न्यू कीवर्ड के जरिए उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अब इस चीज को बोलेंगे इंस्टेंस ऑफ अ क्लास या ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। नाउ दिस हैज सम फिजिकल आइडेंटिटी। This does not represent any physical thing in the real world, but this does. So, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, क्लास का नाम, उसके बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो, और उसके बाद न्यू के जरिए आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। कंस्ट्रक्टर्स अभी आगे डिस्कस हम करते हैं। तो क्लास डिक्लेयर करने के लिए क्या है कि आपका एक्सेस मॉडिफायर, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम, फिर उनकी स्टेट्स और उनके बिहेवियर्स क्लास की बॉडी के अंदर।
क्लास का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नेम कैपिटलाइज होगा, एक एक फाइल में एक ही क्लास आ सकती है। क्लास के अंदर फील्ड्स डिक्लेयर करने की, तो क्लास के अंदर फील्ड डिक्लेयर करने के लिए वही काम जो हम नॉर्मल पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, और अगर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू। तो जिस तरह हमारी बेबी की हमने कुछ डाटा टाइप्स डिस्कस की थी, ये हमने इनको डिक्लेयर करवा दिया। सो दिस कंटिन्यूज कि अगर आपको कोई और डेटा टाइप, कोई और चीज चाहिए, तो आप सिंपली उसके नाम, उसकी डेटा टाइप और उसके नाम को करके आप उसकी फील्ड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बेबी के सिबलिंग्स चाहिए, तो आप इधर इस क्लास की अपनी ही अरे भी ले सकते हैं। और ये अब क्या है, एक सिबलिंग्स की अरे है जो रिप्रेजेंट कर रही है इसके सिबलिंग्स, जो कि बेबी डेटा टाइप की है। ओके। सो जिस तरह मैंने आपको इंस्टेंस के लिए बताया कि बेबी कीवर्ड आप यूज करेंगे, क्लास का नाम, उसके बाद उसका नाम, जो ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद न्यू के जरिए आप उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। अब इधर देखें कि जब आपका एक बेबी रियल वर्ल्ड में क्रिएट होता है, तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स, जो कि उसकी वैल्यू, उसकी स्टेट्स होती हैं, ये पहले से सेट होती हैं। उसका नेम आप बाद में सेट करते हैं, लेकिन उसका जेंडर जो है वो पहले से सेट होता है, और उसका वेट भी होता है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हम जब क्रिएट करते हैं एक बेबी, तो उसका अभी जो है जेंडर वो सेट नहीं है। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम, जिसके लिए अब जो इसको जो रिजॉल्व किया गया है रियल वर्ल्ड के ऊपर मैप करने के लिए, कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके पास अपनी सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ पहले से, जो उसकी कुछ स्टेट्स पहले से डिफाइंड होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं।